बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के व्लॉग में 6 अफराद पर मुश्तमिल जो फहरिस्त थी उनकी तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाई कि उनका करियर किस तरीके का रहा और वो किस बुनियाद के ऊपर उनके नाम जो है वो भिजवाए गए हैं। आज के दिन बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वफाकी हुकूमत ने एक नाम को नामजद किया आर्मी चीफ़ के हवाले से और दूसरे नाम को नामजद किया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से, और वो नामों की जो फहरिस्त थी वो वज़ीर आज़म की जानिब से सदर ममलिकत को भिजवा दी गई और उसके बाद बहस व मुबाहिसे का एक दरवाज़ा खुला और उस पर मुकम्मल डिबेट हुई। मुख्तलिफ लोगों के तजिए सामने आए, मुख्तलिफ आरा सामने आई और फिर सदर ममलिकत ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद उस समरी पर दस्तखत कर दिए। अब उस समरी पर दस्तखत किन इशारों की बुनियाद पर किए गए, गुडविल जेस्चर किसकी तरफ से आया कि समरी पर दस्तखत हुए, वफाकी हुकूमत ने क्या इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाने की कोशिश की। अब अगले दिन आपको सियासी इस्तेहकाम दिखाई देगा या सियासी हालात मज़ीद गैर मुस्तहकम होंगे, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन बात का आगाज़ करते हैं इस मामले के ऊपर कि क्या इस मामले को मुतनाज़ बनाने की किसी तरफ से कोशिश की गई है। अगर यही मामला 15 दिन पहले होता, वफाकी हुकूमत नाम मुंतखब करने के बाद सदर ममलिकत को इरसाल कर देती, सदर ममलिकत 10 दिन भी उस पर लेते तो 26 तारीख से पहले ये मामला फिर भी हल हो जाना था और 29 तारीख को ये तब्दीली हो जाती। लेकिन वफाकी हुकूमत ने उन तमाम शख्सियात से मुलाकात करने की बजाय इत्तेहादी जमातों से मुलाकातों के दौर जारी रखे और उन्होंने ये मामला मुतनाज़ बनाने की कोशिश की कि ऐसे वक्त पर आके सदर ममलिकत को समरी इरसाल की कि सदर ममलिकत अगर उसमें 2 से 3 दिन की ताख़ीर करते हैं तो मामला रिटेंशन के ऊपर आ जाता, फिर कानूनी हुक्म पैदा हो जाते, कानूनी एतराज़ात लगते, एक कानूनदान अपनी तशरीह करता, दूसरा कानूनदान अपनी तशरीह करता, हो सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर देती कि वफाकी हुकूमत का मामला है। तो इस मौके के ऊपर वफाकी हुकूमत ने हालात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। बिलाशुबा तमाम शख्सियात गैर मुतनाज़ हैं, तमाम शख्सियात के ऊपर कोई ऐसा लेबल नहीं है, तमाम शख्सियात बेहतरी का इरादा रखती हैं और बेहतर हालात होंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक ऐसा बहस का दरवाज़ा खोला कि जिससे बहुत से लोगों को राय देने का मौका मिल गया। अब वो राय मुस्बत भी थी, वो राय मनफी भी थी, वो राय एतदाल पसंदी पर भी मौजूद थी, लेकिन एक ऐसा मामला खोलने की कोशिश की वफाकी हुकूमत ने जिस पर बेहतरीन फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर ये मामला डिले होता तो सूरत हाल क्या होती, फिर माजी के हवाले भी दिए जाते कि रिटेंशन जिसको दी जाए, जिसको रिटेंशन आपने दी है तो रिटेंशन वाला प्रमोट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मिसाल एक माजी में मौजूद है कि जनरल शुजा पाशा जब DGISI थे तो उनको 1 साल के लिए रिटेंशन दी गई थी। उस रिटेन करने के मामले के ऊपर जब आर्मी चीफ का तकर्रुर होना था, समरी गई तो वो भी मोस्ट सीनियर में मौजूद थे, लेकिन समरी में उनका नाम मौजूद नहीं था, इसलिए माजी का हवाला दिया जाता कि रिटेंशन में जब वो मौजूद नहीं थे तो अब की बार आसिम मुनीर साहब रिटेंशन में किस तरीके से प्रमोशन में मौजूद हो सकते हैं। तो इसी वजह से मामला फिर ये भी था कि रिटेंशन के मामले के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता तो फिर मुख्तलिफ दरवाजे खुलते, बहस व आरा होती और इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने यह आरा दी कि सदर ममलिकत इसमें ताख़ीर करेंगे, इमरान खान साहब भी इसमें ताख़ीर करेंगे और इमरान खान साहब बैकडोर डिप्लोमेसी करेंगे 2-3 दिन के ऊपर, फिर ये मामला मुतनाज़ हो जाएगा। इस मामले के ऊपर काबिल फ़हम और बेहतरीन हिकमत अमली किसने तरतीब दी है? उन 4 जनरल्स की जानिब से भी तरतीब दी गई। जो 4 जनरल्स इस फहरिस्त में मौजूद थे, मेरी मुराद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की है, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान साहब की है, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब की है, इसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब की है। इस मामले के ऊपर उन्होंने भी ये बयान दिया कि ठीक है, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया वो मामला ठीक है, हुकूमत ने फ़ैसला किया है तो बेहतर सोच के मुतरादिफ फ़ैसला किया होगा, हम इस पर खामोशी इख्तियार करेंगे। अब इस पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिले करती तो मामला किस हद तक गंभीर होता तो वफाकी हुकूमत को क्या जवाज़ मिल जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। इदारे मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती, इस तयनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती, क्योंकि माजी में ऐसी रिवायात मौजूद नहीं होती थी कि इस मामले के ऊपर हर खास व आम बहस कर रहा हो, इस मामले के ऊपर सियासी शख्सियात बहस करती होती थी, इस मामले के ऊपर जर्नलिस्ट बहस नहीं करते थे, आम लोग बहस नहीं करते थे, अगर करते भी थे तो मेन स्ट्रीम में नहीं आती थी, सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनती थी। अब की बार बहुत बहस हुई और इसी मामले के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी बहुत बहस व मुबाहिसे हुए। आसिम मुनीर साहब के बतौर आर्मी चीफ तकर्रुर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा खदशा लाहक हुआ, जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंची है, वो हमारा हमसाया मुल्क भारत है।
आप 2 दिन से देख लें भारत के पूरे मीडिया को उठा के कि भारत में आसिम मुनीर साहब के बारे में क्या प्रोपेगेट किया जा रहा है। उनको टेंशन ये पड़ गई है क्योंकि आसिम मुनीर साहब वो शख्सियत है, मैं अपनी कल के व्लॉग में ये इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि 2003 का जो मुआहिदा है LOC पर फायरबंदी का, उस पर अमल दरामद करने में आसिम मुनीर साहब की बहुत कलीदी किरदार है। इसी मामले के ऊपर भारत को आसिम मुनीर साहब के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये वो एक ऐसा जनरल है जो भारत के मामले में सही आरा नहीं रखता, जो भारत के मामले में LOC पर फायरबंदी के मुआहिदे के ऊपर जोर देने पे बात करता है, ये मामलात को दूसरे तरीके से टैकल करता है। क्योंकि आसिम मुनीर साहब की ये खासियत है कि वो भारतीय उमूर के ऊपर, खित्ता कश्मीर के उमूर के ऊपर, LOC कंट्रोल के उमूर के ऊपर बड़ा खासा वसी तजर्बा रखते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन हुए उनमें भी उनका बहुत कलीदी किरदार है। और ये वो है जो 2 बेहतरीन एजेंसियों के सरबराह के तौर पर भी काम कर चुके हैं, यानी MI के भी सरबराह रहे, ISI के भी सरबराह रहे, और फिर उसके बाद GHQ के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारियां निभाई, फिर कोर के अंदर भी सर्व किया। तो मजमूई तौर पे उनका जो करियर है वो दागदार नहीं है, बेदाग करियर है। एक शख्सियत जो है उन्हें मुतनाज़ बनाने की सिर्फ इसलिए कोशिश की गई कि 26 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके रिटायरमेंट के मौके के ऊपर उन्हें किस तरीके से आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। ये तमाम तर जो मामला है ये कुछ ऐसे सियासी हलकों की तरफ से किया गया जो सियासी हलकों से उनका इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मामले को पॉलिटिसाइज इसलिए करने की कोशिश की कि वो अपने सियासी फरीक को इसका निशाना बनाना चाहते थे और सियासी फरीक को फरेम करके सियासी हालात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर बहुत दानिशमंदाना फैसला किया। पहली बात तो ये है कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रखते हैं कि मैं बरसर इक़्तिदार आऊँगा और मुझे आना भी है, अवाम की हिमायत भी मुझे हासिल है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो नए आने वाले आर्मी चीफ के साथ मत्था लगाएंगे और मत्था लगाने के बाद वो ये बात को बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि मैं सुप्रीम लीडर हूँ, मैं फैसले करूँगा, आर्मी चीफ जो भी आ जाए मैं उसको मुतनाज़ भी बना सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ भी बात कर सकता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं था। दानिशमंदाना ये फैसला किया गया कि गुडविल जेस्चर दिया जाए। गुडविल जेस्चर इससे पहले GHQ की तरफ से आया कि परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर कर रखी है, जिसके ऊपर CDA यानी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया उसने मौक़िफ़ ये अपनाया कि ये जगह मुख्तस है आर्मी के प्रोग्राम्स के हवाले से, तो आर्मी को इस पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। जिस पे GHQ से आज फौरी तौर पे जब सदर ममलिकत लाहौर के लिए रवाना हुए उसी वक्त जनरल हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उनका ये कहना था कि चेयरमैन PTI के हेलीकॉप्टर के परेड ग्राउंड में उतरने पर हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, ये सवाबदीद जो है ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की है, वो अगर इजाज़त दें तो हमारा कोई एतराज़ नहीं। ये गुडविल जेस्चर दिया गया, यानी ये उस बात का सबूत दिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट इस मामले पर गैर सियासी रहेगी, वो सियासी इक़दामात में अमल दखल नहीं करेगी, हम गैर सियासी हैं। यानी गैर सियासी होने का वाज़ेह तौर पर इशारा उस वक्त दिया गया जब मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दानिशमंदाना फैसला किया। यह भी तो हो सकता था कि 2 दिन बाद सदर ममलिकत दस्तखत करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जो समझाने वाली शख्सियात हैं उन्होंने ये बात की कि आपको इस मौके के ऊपर बढ़ के इकदाम करने हैं। वफाकी हुकूमत ने आपको फ्रेम करने की कोशिश की है, अगर आप बढ़ के इकदाम करेंगे तो वफाकी हुकूमत को शायद इसका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आपको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा और आप ये कहेंगे कि आईनी जो हुदूद है उसके अंदर रहते हुए हमने कोई भी गैर जमहूरी अमल नहीं किया। हमारे पास मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत आए तो हमने ये कहा कि आपका सवाबदीद है, अगर आपको ये लगता है कि ये आईन व कानून के दायराकार में बेहतरीन फैसला है तो कर लीजिए। इसी बुनियाद के ऊपर उन्हें फौरी तौर पे कहा गया कि आप अभी इस्लामाबाद वापस जाएं, अभी बाकायदा तौर पे दस्तखत करें और उसका बाकायदा एलामिया जारी कर दें, जिस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। अब उन तमाम तनाज़ात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ सियासी फरीक वो है जो वफाकी हुकूमत है और दूसरी तरफ सियासी फरीक वो है जो अपोजिशन में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है नए इंतखाबात होने चाहिए, वफाकी हुकूमत कहती है कि मुद्दत की तकमील के बाद नए इंतखाबात होंगे, इदारा ये कह चुका है कि हम गैर सियासी रहेंगे। 2 सियासी फरीक अब एक मेज़ पे बैठने को तैयार नहीं है, तो फैसला कौन करेगा? अब क्या इस पे तीसरे फरीक की तरफ देखेंगे? अगर आप तीसरे फरीक की तरफ देखते हैं जो ये कह चुका है कि मैं गैर सियासी हूं, मैं अमल दखल नहीं करूंगा, अब अगर वो अमल दखल करते हैं तो अमल दखल तो ये होगा कि दोनों फरीकैन को एक मेज़ पे बिठा दें और मेज़ पे बिठा के ये कह दें कि गारंटी हम देते हैं, आप जो फैसला करेंगे उस फैसले पे मिन्नोअन अमल हो जाएगा। हमारा जो
किरदार होगा वो न्यूट्रल किरदार होगा। हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि इसकी बात मानी जाए या इसकी बात मानी जाए। हम ये कहते हैं कि बैठ के मुज़ाकरात कर लें, कुछ बातें इधर की मान ली जाएं और कुछ बातें इधर की मान ली जाएं। यह मुमकिन है, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर उसके ऊपर क्या वफाकी हुकूमत जो है ये इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेगी या अपोजिशन करेगी? क्योंकि जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी वो मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेगा। तो सियासतदानों को इस वक्त होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है कि हमारे जो माशी हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, हम जिस समत में गामजन है, अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है। जाते हुए आर्मी चीफ भी ये बात कर गए हैं कि पाकिस्तान के सियासी जो इस वक्त माशी हालात हैं ये परेशान कुन है। तो इस मामले के ऊपर तमाम सियासी फरीकैन को अब जो फैसले कर रहे हैं, जिस तरह का गुडविल जेस्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया है कि आपने एक अहम कदम उठाया, इस अहम कदम को हमने मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं की, हमने एक अच्छा इकदाम उठाया कि हमने फौरी तौर पे उसी दिन के अंदर 4 घंटों के अंदर दस्तखत भी करवा दिए और समरी वापस भी अरसाल हो गई। तो इस मामले के ऊपर अब काम ये बनता है, जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है, बोझ सबसे बड़ा वफाकी हुकूमत के पास है। अब वफाकी हुकूमत एक ऐसी कमेटी तश्कील दे जो कमेटी अब एक दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 26 तारीख को जो जाने का इरादा रखती है वो 26 तारीख के इरादे से तब्दील हो जाए। और अगर वो इरादे पे इस वक्त कायम है तो वो सिर्फ इस सतह पे जाके हो कि वो वहाँ पे जाए, अपना एक जलसा करें, जलसा करने के बाद वापस आ जाए। सूरत हाल इस नहज तक ना पहुँचे कि वो वहाँ पे बैठने पे वज़ीद हो जाए और फिर एक पॉलिटिकल केओस पैदा हो, एक पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हो। इस सब को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन की नहीं बनती, अब वफाकी हुकूमत की बनती है। वफाकी हुकूमत को अब एक खुशाइंद इकदाम उठाना होगा, जो खुशाइंद इकदाम पाकिस्तान के सियासी हालात को बेहतर कर सकता है, पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर कर सकता है और एक इदारे की साख में भी इजाफा कर सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पे एक हम मुस्बत जेस्चर दे सकते हैं कि एक तब्दीली के बाद पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली हुई है और पॉजिटिव तब्दीली हुई है, और इस पॉजिटिव तब्दीली के बाद मुख्तलिफ राहें हमवार होना शुरू हो चुकी हैं। अब हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। ये आम अफराद को भी बोलने का मौका ना मिले, इस मामले को मुतनाज़ बनाने का मौका ना मिले। अब जो हालात किसी हद तक ठीक डगर में जाना शुरू हुए हैं वो फिर से किसी गलत समत में ना चले जाएं। तो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की है। इनको मिल बैठना होगा, बेहतरी के फैसले करना होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।